सूबे के 70 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना थोड़ी देर में होगी शुरू। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कुल 637 प्रत्याशियों की किस्मत का आज होगा फैसला। उत्तराखंड में एग्जिट पोल के नतीजों में बीजेपी को बढ़त। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर फूटा गुस्सा। कहा, कार्यकर्ताओं की अनदेखी का अंजाम। विश्व एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से उत्तराखंड को विकास के लिए दिए गए 1000 करोड़ रुपए बर्बाद। समय हुआ पूरा, बजट का एक भी पैसा नहीं हुआ खर्च। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को घेरा। नमस्कार, राज्याभिषेक देख रहे हैं आपके साथ। मैं हूं शशांक भट्ट और आज है दिन नतीजों का। आज नतीजे आने जा रहे हैं, इसको लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। अगर बात करें एग्जिट पोलों की तो उसमें बीजेपी को बढ़त दिखती नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें हम कांग्रेस की तो कांग्रेस इन तमाम जो एग्जिट पोल आए हैं उनको कहीं ना कहीं दरकिनार करती नजर आई है। ऐसे में जीत आज किसकी होगी, सत्ता कौन संभालेगा, इसको लेकर कुछ ही देर में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आपको बता दें, सुबह के 8 बज चुके हैं और कुछ ही देर में मतगणना शुरू होने वाली है। सबसे पहले पोस्टल बैलेटों की गिनती होगी, उसके बाद ईवीएम खोली जाएंगी और तमाम जिले दर जिले, फिर उसके बाद हम आपको सटीक नतीजे बताते नजर आएंगे कि किसकी जीत होने जा रही है सूबे में और किसकी हार। इसको लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे थे। एग्जिट पोलों ने बीजेपी को बढ़त दिखाती नजर आए हैं। साथ ही साथ अगर बात करें अब जनादेश की तो वो स्पष्ट आज हो जाएगा और आपको बता दें कि दोपहर बाद स्थिति और स्पष्ट होती नजर आएगी कि कौन सत्ता में आ रहा है। चुनाव के नतीजे भले ही दोपहर बाद आए या शाम को, इसको लेकर लगातार जो कयासों का दौर है वो गर्म है। सूबे में माहौल संत है, यहां पर कहीं ना कहीं जो माहौल है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं लोग रंगों में रंगे नजर आ रहे हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं में एग्जिट पोल आने के बाद से जश्न का माहौल है। चुनाव के नतीजे भले ही दोपहर बाद या शाम को साफ होंगे, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता उससे पहले ही जश्न मना रहे हैं। हरिद्वार में बीजेपी की महिला विंग ने एग्जिट पोल आने से पहले ही जश्न मना लिया। होली और गुलाल के साथ शुरू हुआ ये जश्न नाच गाने तक चला। और ये तस्वीरें हरिद्वार की, जहां पर बीजेपी की जो महिला विंग है उनके सदस्य खुशी मनाते हुए और होली से एन वक्त पहले आ रहे इन नतीजों के बाद अब देखना होगा किसके घर उड़ेगा गुलाल। और कुछ ही देर में अब मतगणना शुरू होने जा रही है और धीरे धीरे रुझान आने शुरू होंगे और उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी दोपहर तक कि कौन सत्ता में आ रहा है। और ये हरिद्वार की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। हरिद्वार में बीजेपी की महिला विंग ने एग्जिट पोल आने से पहले ही ये जश्न मनाया है। और आपको बता दें, एग्जिट पोल में जिस तरीके से बीजेपी को बढ़त दिखाई जा रही थी, अलग अलग चैनलों और अलग अलग एजेंसियों के द्वारा ये एग्जिट पोल कराए गए थे जिसमें बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा, आपको बता दें तो 53 सीटें दिखाई गई हैं। और ऐसे में एक बार फिर सूबे में सियासी पारा चढ़ा है। और हमारे साथ न्यूज रूम स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ गए हैं अरुण शर्मा जी, हमारे न्यूज एडिटर। अरुण जी, आपका स्वागत है। और आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगा, जिस तरीके से आज नतीजों का दिन है, सांसें बड़ी होंगी, धड़कनें बनी होगी नेताओं की। शशांक, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें, क्योंकि ये पूरे 5 साल की जो परीक्षा है जी, उसके परिणाम आज आने हैं। जिस उम्मीदवार ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने विधानसभा क्षेत्र में एक खास तरह की मेहनत करी है, उसको आज परिणामों की निश्चित तौर पर बहुत आतुरता से प्रतीक्षा होगी और वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। और अभी 8 बज गए हैं जी। निश्चित तौर पर अब वो पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो जाएगी और उसके बाद पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद हम ये देखेंगे कि उसके बाद वो ईवीएम मशीनों की टोटल वाला बटन दबा के तमाम उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जो ईवीएम में कैद है आज वो बाहर निकलेगा। मैं अपने दर्शकों ने जिन्होंने टेलीविज़न स्क्रीन देर से खोले हैं उनको ये बता दूं कि हमारी अगर स्क्रीन आप देख रहे हैं तो हमारी स्क्रीन में दाईं तरफ
लगातार जो प्रमुख प्रत्याशी हैं इस प्रदेश के लड़ रहे हैं, उनकी फोटोएं आ रही है, उनके नाम दिख रहे हैं, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहे हैं। और अगर हम पूरी स्क्रीन देखें तो केवल उत्तराखंड नहीं, हमको प्रतीक्षा है आज उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम की, मणिपुर के चुनाव परिणाम की, गोवा के चुनाव परिणाम की, पंजाब के चुनाव परिणाम की, क्योंकि 5 राज्यों में आज चुनाव आयोग ने मतगणना का दिन निश्चित किया है और उन 5 राज्यों की जो मतगणना है वो प्रारंभ हो गई है और लगभग हमें 1 घंटे के अंदर अंदर जो पहले राउंड है उनके नतीजे हमारे सामने आ जाएंगे। पोस्टल बैलेट में किस प्रत्याशी को कितने वोट मिले वो भी सामने आ जाएंगे और ईवीएम का जो पहला राउंड खत्म होगा उसके नतीजे भी हमें मिल जाएंगे। प्रत्याशियों की दिल की धड़कनें कई दिनों से बढ़ी हैं। दूसरी तरफ मैं एक चीज़ और बता दूं शशांक आपको कि एग्जिट पोल के नतीजे, हालांकि हमारा जो नतीजा है वो भारतीय जनता पार्टी को नज़दीक मानता है जीत के, लेकिन कांग्रेस को भी बहुत दूर नहीं मान रहा है। 3-4 सीटों का फर्क है, तो वो फर्क भी आज सामने आ जाएगा। उसके अलावा तमाम जो एग्जिट पोल जो न्यूज़ चैनल्स ने दिए हैं, अखबारों में दिए हैं, मतलब मैगजीन्स ने दिए हैं, उनमें अगर हम देखें तो कई जगह अधिकांश जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की सूबे में बढ़त दिखाई गई है। तो वो भी सामने एक सवाल मेरा यहाँ पर आपसे ये भी है, जिस तरीके से हरिद्वार से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो बीजेपी की महिला विंग है वो एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद से ही जश्न मना रही हैं। बिल्कुल, क्या ये जल्दी तो नहीं है? देखिए, क्योंकि होली मनाई है कई जगह, तो होली की वजह से होली के जो होली मिलन कार्यक्रम है वो कई जगह किया गया है और उसमें जो एग्जिट पोल के जो रुझान आए हैं उससे निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बल मिला है, उनके कार्यकर्ताओं को बल मिला है, क्योंकि नेता चुनाव लड़ता है, प्रत्याशी चुनाव लड़ता है, मेहनत कार्यकर्ता की होती है, तो कार्यकर्ता का उस रुझान को देखते हुए झूमना लाजमी है। बिल्कुल। हमारे साथ पंकज सक्सेना हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं हल्द्वानी से। पंकज, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे क्या कुछ माहौल देखा जा रहा है हल्द्वानी में अब? पंकज, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो, हाँ सर। पंकज, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे जिस तरीके से आज मतगणना होने जा रही है और 8 बजे से ये मतगणना शुरू हो गई है, पहले पोस्टल बैलेटों की गणना होगी, क्या कुछ कयास देखे जा रहे हैं हल्द्वानी में? शशांक, बताना चाहूंगा जो नैनीताल विधानसभा के 6 विधानसभाओं के यहाँ पे मतगणना हल्द्वानी के अंदर एमबीपीजी कॉलेज के अंदर मतगणना केंद्र बनाया गया है। सबसे पहले 8 बजे 8:30 बजे पोस्टल बैलेटों की गणना होगी, उसके बाद जो है ईवीएम मशीनों की जो है गणना की जाएगी। सबसे बड़ी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं, ठीक है। और जो है प्रत्याशियों के जो समर्थक है उनको यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर रखा गया, धारा 144 लागू की गई है। और शशांक, सबसे बड़ी बात है कि जो अभी यहाँ पे जो प्रत्याशी उम्मीदवार है वो भी हल्के हल्के आना शुरू हो गए। जी पंकज, आपसे जानना चाहेंगे प्रमुख टक्कर वहां किस किस के बीच देखी जा रही है? शशांक, बताना चाहूंगा क्योंकि हल्द्वानी एक हॉट सीट मानी है, कांग्रेस की उम्मीदवार इंदिरा गांधी 2 बार दबदबा रहा है, तो इस बार जो त्रिकोणीय मामला यहाँ पर जो सामने देखने को मिल रहा है, अभी मतगणना के बाद ही यहाँ पर जो है स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जी शशांक। पंकज, अरुण शर्मा बोल रहा हूँ, ये बताइए कि आप किन किन लोगों की अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी, आपके यहाँ 6 कॉन्स्टिट्यूंसी है, उन 6 कॉन्स्टिट्यूंसी में फाइनल टक्कर किन किन लोगों की मान रहे हैं आप, जरा ये स्पष्ट कर दीजिए। अरुण जी, बताना चाहूंगा जो मेन टक्कर जो यहाँ पर है जो है कांग्रेस और बीजेपी की मानी जा रही है। जो इंदिरा देश है और हॉट सीट यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था, हॉट सीट मानी जाती है, इंदिरा देश का दबदबा यहाँ पे रहा है, एक विकास भी यहाँ पर किया है। तो कई लोगों का जो मानना है इंदिरा देश को लेके माना जा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार है सिद्दीकी जो यहाँ पर आगे पहली बार आगे टिकट से समाजवादी से लड़े हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं जो को बिगाड़ा है कांग्रेस के। और जो है बीजेपी की जो उम्मीदवार है डॉक्टर जोगेंद्र रौतेला जो मेयर भी है, उनको विकास को लेकर भी यहाँ पे बात की जा रही है। तो इसलिए यहाँ पे जो टक्कर मानी जा रही है कांग्रेस और बीजेपी के बीच की। जी सर। नहीं, ये तो आपने हल्द्वानी सीट की बताई, मैं 6 जो सीटें हैं आपकी उनमें अलग अलग आपसे पूछ रहा हूँ कि अलग अलग आप किन किन लोगों में टक्कर देख रहे हैं? जैसे बात करते हैं अगर नैनीताल विधानसभा की बात करें तो संजीव आर्या जो और कांग्रेस की सरिता आर्या उनके बीच टक्कर मानी जा रही है। और उसके अगर बात करते हैं भीमताल की तो राम सिंह खेड़ा और जो निर्दलीय है कांग्रेस से और दाल सिंह भंडारी उनके बीच टक्कर मानी जा रही है। अगर बात करते हैं हम लालकुआ विधानसभा सीट की तो जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है नवीन चंद दुमका और जो कांग्रेस के बागी प्रत्याशी है हरेंद्र बोरा जी, तो इनके बीच जो टक्कर देखी जा रही है। जो बागियों ने जो है यहाँ पर बागियों ने काफी समीकरण बिगाड़ रखा है। अगर हम बात करते हैं कालाडोंगी विधानसभा सीट
देखें तो वहां पे जो बंशीधर भगत हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो उनकी जो दावेदारी कम दिखाई दे रही है। जो प्रकाश जोशी जी है कांग्रेस के, और हरेंद्र बोरा जो लालकुआ विधानसभा से वो भी लड़ रहे हैं। और काला डोंगी के अंदर जो प्रकाश जोशी की जो है दबदबा माना जा रहा है, और कांग्रेस की सीट यहाँ पर होती दिखाई पड़ेगी। जी शुक्रिया पंकज सक्सेना, आपको तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। नासिर हुसैन हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। नासिर, आपसे जानना चाहेंगे, अब पोलिंग शुरू हो गई है, क्या कुछ निकल के सामने आ रहा है? धीरे धीरे स्थिति स्पष्ट होती भी नजर आएगी? नासिर से हमारा संपर्क टूट गया है। अरुण जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से अभी हमारे सहयोगी जुड़े थे, पंकज सक्सेना बता रहे थे कि कहीं ना कहीं जो बागी है उन्होंने भी समीकरण को कहीं ना कहीं डगमग किया है। शशांक, देखिए, उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से, कुछ चुनावों से अगर हम देखें जी, तो निर्दलीय जो है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जो समीकरण है वो ध्वस्त करते नजर आ रहे हैं। पिछले चुनाव में हमने देखा 4 निर्दलीय जीते जी, और चारों कांग्रेस सरकार में मंत्री बने। तो कहीं ना कहीं निर्दलीय को यह भी लगता है कि अगर हम जीत गए तो कहीं ना कहीं सत्ता का जो सुख है वो भोगने का मौका मिलेगा। तो इसीलिए निर्दलीय तमाम जगह पे बड़ी तादाद में है, और कई निर्दलीय तो बड़ी प्रभावशाली स्थिति में उन सीटों पर है। और अगर चुनाव परिणाम कहीं ना कहीं निर्दलियों के पक्ष में जाता है जी, तो सरकार बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका से कोई इनकार नहीं कर सकता। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो भी कहीं ना कहीं निर्दलीय बिगाड़ सकते हैं और बना भी सकते हैं सरकार। जो रोल रहा है अमूमन, अगर बात करें, आपने बहुत पुराने समय से पूरी राजनीति को देखा है सूबे की, तो ऐसे में जो निर्दलियों का रोल है वो हमेशा अहम ही माना जाता है, और पार्टियों में कहीं ना कहीं जो द्वंद्व रहता है वो निर्दलियों को लेकर ही रहता है। क्या लगता है, इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार मिल सकती है सूबे को, उत्तराखंड को? देखिए शशांक, मैं स्पष्ट तौर पर आपको बताऊं कि जनता ने जो मैंडेट दिया होगा वो कहीं ना कहीं पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए ही दिया होगा जी। अगर हम उदाहरण देखें तो उत्तर प्रदेश में लगातार गठबंधन की सरकारें बनती थी, लेकिन पिछले 2 विधानसभा चुनाव से अगर हम देखें तो एक बार बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, पिछली बार समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। हम केंद्र में देखें, बिल्कुल, अब इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं, अल्मोड़ा से आ रही है, जहां पर मतगणना शुरू हो गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए हैं। बड़ी खबर अल्मोड़ा से, कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना शुरू हो गई है। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अल्मोड़ा से बड़ी खबर आपको बता दें, कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना शुरू हो गई है। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और ये अल्मोड़ा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त की, जहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना शुरू हो गई है और मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हुई है। आपको बता दें, सबसे पहले पोस्टल बैलेटों की गिनती होगी, उसके बाद ईवीएम मशीन की ओर रुख किया जाएगा। और ये बड़ी खबर आपको बता दें अल्मोड़ा से, जहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना शुरू हो गई है। अल्मोड़ा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना शुरू हुई है। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये बड़ी खबर आ रही है अल्मोड़ा से, जहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना शुरू हो गई है। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और ये बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की अल्मोड़ा से, जहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना शुरू हुई है और मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सबसे पहले पोस्टल बैलेटों की गिनती होगी और 8 बजे से यह मतगणना शुरू हो गई है। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अल्मोड़ा से, जहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना शुरू हो गई है और आपको पल पल की अपडेट हम देते रहेंगे। और नासिर हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। नासिर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से मतगणना अब शुरू हो गई है, ऐसे में क्या कुछ तैयारियां की गई है प्रशासन स्तर पर? नासिर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है?
के लिए हो रहा है। जी। 5 से 10 मिनट के बाद मतगणना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सबसे पहले पोस्टल बैलेट की मतगणना होनी है। जो पोस्टल बैलेट आने थे वो थोड़ा सा जो सुरक्षा घेरा है उससे निकाल कर लाने में थोड़ा सा वक्त लगा। हालांकि अब थोड़ी देर में मतगणना शुरू हो जाएगी। पोस्टल बैलेट गिनती शुरू होने के बाद, क्योंकि जो पोस्टल बैलेट है उसमें सर्विस वोटर और जो पूर्व सैनिक है, जो सैनिक हैं, सैनिकों के वोटर्स मिला करके ये पोस्टल बैलेटों की गिनती होनी है। जब ये पोस्टल बैलेटों की गिनती हो जाएगी उसके बाद फिर ईवीएम मशीनों की सील जो प्रत्याशी होगी उनके सामने खोले जाएंगे। प्रत्याशी सब मौजूद पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ उनके अधिकर्ता और एजेंट भी यहाँ पर मौजूद है। तो जैसे ही सील खोली जाएगी, सील खोलने के बाद उनको जो उनकी टेबल आ जाएगा। करीब 12 राउंड की आज ये मतगणना होनी है। 12 राउंड में पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस किस प्रत्याशी को कितने वोट मिले हैं, किसकी सरकार बनने वाली है, कौन जीत रहा है, कौन हारा है। पहला राउंड जब शुरू होगा उस वक्त पहले राउंड के बाद जो भी जो उनके बूथ होंगे उन बूथों की संख्या के आधार पर उनको बता दिया जाएगा, जिस विधानसभा के जो बूथ होंगे कि उनको कितने वोट मिले हैं। वो अपने वोट एक पेपर पर लिखकर रख लेंगे और उसके बाद ऐसे ही जो अभिकर्ता है उनको बताते जाएंगे 12 राउंड तक कि किस किस प्रत्याशी को कितना वोट मिला है। और जब टोटल वो हो जाएगा उसके बाद पूरा जितने भी बूथ में वोट पड़े हैं उन वोट्स को जोड़ करके जो एक रिजल्ट निकल करके सामने आएगा वो एक फाइनल रिजल्ट होगा और उसमें जिस प्रत्याशी को सबसे ज्यादा मत मिले होंगे उसकी जीत होगी। अब शुरू हो नासिर, आपसे जानना चाहेंगे सुरक्षा को लेकर क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं वहां पर? देखिए, अगर सुरक्षा की हम बात करें तो सुरक्षा को लेकर के बहुत मजबूत सुरक्षा का घेरा आज महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम में बनाया गया है, क्योंकि अंदर जहां ईवीएम मशीनें रखी गई थी वहां पर सीआरपीएफ और आईटीबीपी पहले से लगाई गई थी। जब 15 फरवरी को मतदान हुआ था उसके बाद ईवीएम की सुरक्षा के लिहाज से ईवीएम को यहाँ स्ट्रांग रूम बनाकर यहाँ पर रखा गया था। सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर तमाम जगहों पर लगाए गए हैं। साथ ही साथ 3 लेयर सुरक्षा पहले से तैनात थी। उसके बाद आज जो सिविल पुलिस है, साथ ही साथ जो जिला की पुलिस है वो और पीएससी, इन सबको भी तैनात किया गया है। पहले जहां टेबल लगाई गई है वहां पर तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो मौजूद है, साथ साथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसके बाद बाहर पीएससी फोर्स लगाई गई है ताकि जो लोग अंदर आए, जिन लोगों की जरूरत हो टेबल तक पहुंचने के लिए, उन्हीं को वहां तक पहुंचाया जा सके। इसके अलावा जो बाकी लोगों उनको बाहर ही रोक दिया जाए। खासतौर पर जो गाड़ियों की पार्किंग है उसको काफी दूर रखा गया है, तो वहां से लोग पैदल चल करके जहां टेबल लगाई गई है वहां तक पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ जो पास है वो कई जगहों पर चेक किए जा रहे हैं, क्योंकि किसी तरह की लापरवाही, क्योंकि अक्सर देखने में आता है कोई भी लापरवाही बरतना नहीं चाहता है वहां पर प्रशासन। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अस्करी जाफरी मेरे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ देहरादून बीजेपी कार्यालय से। अस्करी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कहीं ना कहीं एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनते दिखाया गया, ऐसे में बीजेपी कार्यालय में क्या कुछ दिख रहा है? क्योंकि हरिद्वार से जो तस्वीरें हमारे सामने आई थी जहां पर जो महिला विंग की कार्यकर्ता हैं वो जश्न मनाने में जुट गई हैं अभी से। असगरी, आवाज आ रही है क्या? कट गया फोन बीच। अस्करी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है और अस्करी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से कहीं ना कहीं बीजेपी की जो महिला विंग है उन्होंने तो एग्जिट पोल के नतीजों के बाद जश्न मनाना शुरू कर दिया है, पर अगर बात करें बीजेपी कार्यालय की तो अभी भी वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है और हर कोई इंतजार कर रहा है कि जल्द से जल्द रुझान आए और धीरे धीरे ही पता चलेगा, क्योंकि 8 बजते ही पोस्टल बैलेटों की गिनती शुरू हो गई है। आपको हमने अलग अलग जगहों से, हमारे रिपोर्टर्स आपको अपडेट करते जा रहे हैं कि कहां कहां पल पल में क्या कुछ हो रहा है। मेरे साथ हमारे न्यूज़ एडिटर लगातार बने हुए हैं न्यूज़ स्टूडियो में। आपसे जानना चाहेंगे सर एक बार फिर से कि जिस तरीके से ये पूरा मतदान देखा गया अमूमन सूबे में, सियासी पारा एक बार फिर चढ़ा, हर कोई ये कहता नजर आया कि मेरी जीत होगी, मेरी हार होगी, या फिर हार तो कोई कबूलना चाहता ही नहीं है आखिरी दम तक जब तक नतीजे नहीं आ जाते। सवाल यहां पर यह है, एग्जिट पोल के जो नतीजे हमने दिखाए थे, कांटे की टक्कर देखी जा रही है अमूमन, पर कई जगह एग्जिट पोल में पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनते देखा गया है। कहीं ना कहीं जो आम जनता है उसके बीच जो संदेश जाएगा अब वो क्या जाएगा जनादेश के बाद? शशांक, हमको थोड़ा इंतजार करना चाहिए लगभग 11 बजे तक, और 11 बजे तक हमको ये लगता है कि इस सूबे की ही नहीं, जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उन सब की तस्वीरें काफ़ी हद तक साफ होती हुई नजर आएंगी। जी, हमें ये पता लग जाएगा कि किस कॉन्स्टेंसी में
या किस राज्य में कौन सी पार्टी आगे है और वो किस तरफ जनता का रुझान जो मतदान के जरिए गया था वो क्या होने वाला है, ये पता लग जाएगा। एक जानकारी मैं अपने दर्शकों को और दे दूं कि आज इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत बड़ा काम किया है कि इलेक्शन कमीशन ने eci-results.nic.in जी एक अपना उन्होंने लिंक हमको भेजा है जिसमें हम तमाम जो नतीजे हैं या रुझान हैं वो जो हर चरण की जो मतगणना होगी, जो राउंड कहते हैं हम लोग, वो जो राउंड की मतगणना होगी उसके वो नतीजे भी हम वो जल्दी से जल्दी उसमें देख सकेंगे। उसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि जो आज महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम है जो देहरादून का, जहां 10 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना होने जा रही है जी, उस पर हमारे संवाददाता नासिर हुसैन, कहें विजय मिश्रा, दीपिका सेमनाल, ये तमाम लोग वहां हर घटना पर नजर रखने के लिए तैनात है। उसके अलावा धीरज सजवान कांग्रेस मुख्यालय पर है, असगरी जाफरी भाजपा मुख्यालय पर है। इसके अलावा तमाम जनपदों में जहां जहां भी मतगणना हो रही है, हमारे संवाददाता वहां से हमको लगातार अपडेट देने के लिए तैयार बैठे हैं और लगातार आप रिपोर्ट देख रहे हैं कि किस तरह मतगणना की तैयारी हो रही है, वो रिपोर्ट भी वो लगातार हमको दे रहे हैं। बिल्कुल पल पल की अपडेट अपने दर्शकों को बता रहे हैं और मतगणना की महा कवरेज देख रहे हैं आप HNN के साथ। और सीधा रुख कर लेंगे बीजेपी कार्यालय का, हमारे सहयोगी वहां से जुड़ गए हैं असगरी जाफरी। असगरी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हरिद्वार में तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है, पर देहरादून की बात करें तो क्या अभी भी एग्जिट पोल पे भरोसा कर रही है बीजेपी या फिर नतीजों का वेट कर रही है? जी, देखिए शशांक भट्ट, मैं आपको बता दूं, हमारी टीम तकरीबन 6 बजे से बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मौजूद है और जहां पर जो माहौल देखा जा रहा था अभी तक का पिछले 2 घंटे का, यहां पर कोई भी स्थानीय नेता या सूबे का बड़ा चेहरा यहां पर दिखाई नहीं दिया था। हाँ, श्याम जाजू जो उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी है, उनके आने की आशा जताई जा रही है। 9 बजे वो आएंगे, अपने तमाम स्थानीय नेता जो है, जो प्रदेश मीडिया प्रभारी है, उनके साथ यहाँ पर कंट्रोल रूम पर वो बैठकर तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। और जिस तरीके से एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं प्रदेश में बीजेपी कहीं ना कहीं सत्ता में आ रही है और बाजी मार रही है, क्योंकि अगर ट्रैक रिकॉर्ड की भी बात की जाए तो पिछले 16 सालों में ये उत्तराखंड का इतिहास रहा है, एक बार कांग्रेस की सरकार आई है तो एक बार बीजेपी की। तो फिलहाल सत्ता में कांग्रेस है, इस लिहाज से बीजेपी की सरकार आना तय माना जा रहा है। शशांक। बिल्कुल असकरी, जिस तरीके से अगर बात करें बीजेपी की, तो रुझानों में जो शुरुआती एग्जिट पोल की बात करें, उनके नतीजों ने तो बीजेपी की सरकार बनते दिखाया है। कई जगह तो 53 तक सीटें दिखाई गई हैं। अमूमन इसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ता तो खुश नजर आ रहे हैं, पर अगर बात करें जमीनी हकीकत की तो कहीं ना कहीं टक्कर भी देखी जा रही है। कांग्रेस भी टक्कर देती नजर आ रही है और साथ ही साथ निर्दलीय भी। असगरी, आवाज आ रही है क्या? देखिए, इसमें कोई शक नहीं, निर्दलीयों की एक अहम भूमिका रहेगी सरकार बनाने में। अभी तक तमाम आंकड़े जितना है उसमें तमाम जो विशेषज्ञ, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका कहना है कि 5 से 7 सीटें भी निर्दलीय लेके जा रहे हैं। मुझे पूरी इस वक्त प्रॉपर आवाज आ रही है, कोई परेशानी नहीं है। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से इस टाइम राज्य में समीकरण बने हुए हैं उसमें एक जो अभी मीडिया के एग्जिट पोल्स आए हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी बाजी मार रही है। निर्दलीय भी एक अहम भूमिका निभाएंगे। अगर निर्दलीय, हाँ, जितने भी राजनीतिक विश्लेषक है उनका कहना है अगर ज्यादा सीटें आती है निर्दलियों की, अगर लमशम भी अगर कांग्रेस सीटें लेके आती है तो निर्दलीय कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि हमेशा से ये रिकॉर्ड रहा है कि निर्दलीय ज्यादातर अगर जाते हैं तो कांग्रेस के साथ जाते हैं। शशांक। शुक्रिया असकरी जाफरी, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे और शुरुआती रुझान भी अब कुछ ही देर में आने शुरू हो जाएंगे और आपको हम पल पल की अपडेट दे रहे हैं। पूरे सूबे में 70 विधानसभाओं में आपको बताएंगे कि क्या कुछ चल रहा है वहां पर। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि कौन से राउंड में कौन सबसे आगे है। बड़े नाम हैं यहां पर। अरुण जी, बात करें तो इस बार चुनावी मैदान में कई बड़े चेहरे हैं। किस्मत जो कह सकते हैं दांव पर आज लगी है,
क्योंकि निर्दलीय भी अहम रोल अदा कर सकते हैं। बड़ा सवाल है क्योंकि उनके लिए जिनका आज राजनीतिक कैरियर बहुत लंबा चला है और चुनौती दे रहे हैं अपने ही निर्दलीय बनकर। शशांक, ये कोई नई बात नहीं है। हम पहले चुनाव से देख रहे हैं उत्तराखंड में, जो 2002 में पहला चुनाव हुआ था, ये चौथा विधानसभा का चुनाव है। तो 2002 से ही हम देख रहे हैं कि कुछ निर्दलीय लगातार अपने दल को टिकट ना मिलने पर छोड़कर निर्दलीय के तौर पर लड़ते हैं और निर्दलीय के तौर पर लड़ने के बाद एक अच्छा खासा वोट ले जाते हैं और कहीं ना कहीं जिस पार्टी को छोड़ के आए हैं उसको नुकसान पहुंचाते हैं जी। तो ये एक सूबे का इतिहास रहा है और हम तो ये देख रहे हैं कि पहली सरकार से और ये जो चौथी सरकार आने वाली है जी, लगातार निर्दलियों का एक अहम योगदान रहा है सरकार बनाने में या सत्ता से बाहर करने में। जिसके साथ खड़े हो जाएंगे वो तो सरकार बनाएगा, लेकिन जिसके साथ नहीं होंगे वो सत्ता से बाहर हो जाएगा। तो ये भी है। लेकिन आपने बड़े चेहरों की बात करी, हम बात करें हरीश रावत की, 2 सीटों से लड़ रहे हैं। बिल्कुल, हरिद्वार जिले में हरिद्वार ग्रामीण सीट से लड़ रहे हैं, उधम सिंह नगर में किच्छा से लड़ रहे हैं और ये दोनों सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के पास अभी है, क्योंकि हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले को मिलाकर 21 सीटें हैं। अगर हम देखें 21 विधानसभा सीटें उन 2 जिलों में है, तो इसलिए हरीश रावत का उन जिलों से लड़ना कहीं ना कहीं कांग्रेस की साख को बचाने के लिए किया गया प्रयास है जी। हम देखें अजय भट्ट रानीखेत से लड़ रहे हैं, बहुत नज़दीकी मुकाबले में फंसे हुए हैं और रानीखेत का इतिहास रहा है बहुत कम वोटों से वहाँ जीत और हार होती है। अजय भट्ट हमारे ऑफिस आए तो वो खुद स्वीकार कर रहे थे इस बात को कि रानीखेत में हमेशा चुनाव फंसा है जी। अंतिम समय में मतगणना के बाद पता लगता है किसने जीतना है, क्योंकि इतना नज़दीकी मुकाबला होता है कि कोई भी कॉन्फिडेंस से ये नहीं बोल सकता मैं जीत रहा हूँ जी। हम बात करें हरक सिंह रावत की, खुद कैबिनेट मंत्री रहे जी। उत्तर प्रदेश के जमाने से 91 से विधायक रहे हैं, लगभग 5 बार वो विधायक हो चुके हैं, 6ठा चुनाव उनका है। उसके अलावा लोकसभा के चुनाव लड़ चुके हैं। वो कोटद्वार से लड़ रहे हैं। कोटद्वार में उनके खिलाफ दूसरे उनके सहयोगी पुराने कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी है जी, जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं सूबे के। तो महत्वपूर्ण चुनाव है। यशपाल आर्य की बात करें जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए, ये अहम चुनाव है उनके लिए, क्योंकि वो अपनी जो पितृ संगठन है उसे छोड़कर दूसरे संगठन में चले गए जी। हम सतपाल महाराज की बात करें जो इतना बड़ा चेहरा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आध्यात्मिक गुरु है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने चौबट्टा काल में लड़ाया और उसकी वजह से सतपाल महाराज को टिकट देने की वजह से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री तीरथ सिंह रावत का टिकट काटा गया और कहीं ना कहीं तीरथ सिंह रावत की नाराजगी को दूर करने के लिए उनको राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। उसके अलावा हम देखें इंदिरा हृदय से हल्द्वानी में अभी हमारे संवाददाता पंकज बता रहे थे कि वहां त्रिकोणीय मुकाबला है तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का मुकाबला, लेकिन चुनाव परिणाम निश्चित तौर पर सपा के जो प्रत्याशी हैं जी उनको मिलने वाले मतों पर निर्भर है। अगर वो ज्यादा वोट काट जाते हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को नुकसान होगा। ये तमाम चीजें, बगल से बंशीधर भगत लड़ रहे हैं कालाडूंगी से, क्योंकि बंशीधर भगत पहले उत्तर प्रदेश के जमाने से विधायक हैं, मंत्री रह चुके हैं जी। अब आप देख लीजिए कि किस तरह कैबिनेट मंत्री बद्रीनाथ से लड़ रहे हैं आप राजेंद्र सिंह भंडारी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, गंगोत्री से विजयपाल सजवाण है कांग्रेस से, गोपाल रावत भारतीय जनता पार्टी से है और भारतीय जनता पार्टी से ही बागी सूरतराम नौटियाल लड़ रहे हैं। और ये कहा जाता है कि गंगोत्री सीट पर जिस पार्टी की जीत होती है जी प्रदेश में उसी की सरकार बनती है और ये मिथक टूटा नहीं है कभी, उत्तर प्रदेश के जमाने से आज तक चलता हुआ आ रहा है और ये चलता हुआ भी आ रहा है। और अपने दर्शकों को बता दें 5 राज्यों के नतीजे आने उत्तराखंड के साथ ही, जिसमें उत्तर प्रदेश में बीजेपी 13 सीटों के साथ आगे चल रही है, साथ ही टक्कर देती नजर आ रही है सपा गठबंधन जो कांग्रेस के साथ है और साथ ही साथ बीएसपी भी वहां पर नजर आ रही है। बात करें पंजाब की तो खाता खोल दिया है कांग्रेस ने, बीजेपी वहां पर अभी तक खाता नहीं खोल पाई है पंजाब में और सबसे आगे चल रही है पंजाब में कांग्रेस 6 सीटों के साथ, उत्तराखंड को 2 सीटें, उत्तराखंड के अगर उत्तराखंड में बीजेपी आगे 2 सीटों के साथ आगे है और कांग्रेस को 1 सीट मिली है और धीरे धीरे रुझान आने शुरू हो गए हैं और बीजेपी को बढ़त दिखती हुई। और बात करें उत्तराखंड की तो यहां पर बीजेपी को 2 सीटें, एनआईसी यानी कि नेशनल कांग्रेस को 1 सीट मिलती नजर आ रही है और अभी ये रुझान आपको शुरुआती रुझान हम बता रहे हैं। शशांक, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, हम अपने दर्शकों को भी बता दें और स्पष्ट कर दें, ये जो
आगे दिख रही है जी, ये शुरुआती रुझान पोस्टल बैलेट के हैं। कुछ जगह पे पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी हो गई होगी जी, और उसमें जिस दल को ज्यादा मत मिले हैं जी, वो सामने आया है कि 2 सीटों पर बीजेपी को ज्यादा मत मिले हैं पोस्टल बैलेट में, पोस्टल बैलेट में, और बिल्कुल। एक सीट पे कांग्रेस को मिले हैं। उसी तरह हम अगर पंजाब की बात करें तो 3 सीटों पर शिरोमणि अकाली दल जी, आगे है, ये भी पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, और उसके अलावा कांग्रेस भी वहां 2 सीटों पर आगे है। जी, ये चीजें ये पोस्टल बैलेट की गिनती अभी सामने आ रही है। बिल्कुल, ये फाइनल नतीजे नहीं है, इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा बिल्कुल, कि केवल ये रुझान है। ये रुझान है, बिल्कुल और वो भी पोस्टल बैलेट के, जिसको लेकर हमेशा सूबे में सियासी पारा चढ़ा है, और आंकड़े जो बता रहे हैं वो बीजेपी को आगे बता रहे हैं। अरुण जी, देखिए, अब मुझे अभी से ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि नतीजे किसके पक्ष में रहेंगे। नतीजे कह रहा हूं मैं, नतीजों का, रुझान की बात नहीं कर रहा हूं। रुझान तो जो शुरुआती रुझान है, कहीं 10 राउंड की गिनती होनी है, कहीं 12 राउंड की गिनती होनी है, कहीं 14 राउंड की गिनती होनी है। तो जब 7-8 राउंड हो जाते हैं जी, उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये लोग बढ़त बना रहे हैं। लेकिन जब तक देखिए, आप भी 2 सीटों पे आ गए, कांग्रेस 7 सीटों पे आ गए पंजाब में, जी, ये देखना पड़ेगा। बड़ा महत्वपूर्ण है, शुरुआती रुझान है जी, और पोस्टल बैलेट का ये मामला है। अभी ईवीएम की गिनती अब प्रारंभ होगी, जी, क्योंकि अभी तमाम जगह से पोस्टल बैलेट के ही, उत्तराखंड की बात करें तो 70 सीटों से जी, हमारे पास पोस्टल बैलेट की गिनती के रुझान आने। बिल्कुल, उसमें कौन आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा, ये हमें लगातार आते रुझान से पता लगेगा। अब देखिए, रुझान पंजाब के हमारे सामने है, उत्तराखंड के हमारे सामने शुरू हो गए हैं रुझान आने, और धीरे धीरे यही रुझान नतीजों में भी परिवर्तित होंगे। जब हम फाइनल राउंड की तरफ बढ़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं नतीजों को दिखाएंगे हमें कि ये लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। बिल्कुल, और शुरुआती रुझान आपको बता रहे हैं बीजेपी 2, कांग्रेस 1, और ये शुरुआती रुझान है, ना कि नतीजे हम आपको बता रहे हैं। और किसका होगा राज्याभिषेक, पल पल की अपडेट आपको देते जा रहे हैं हम, और आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले किसको मिल रहा है रुझान, और साथ ही साथ क्या होंगे नतीजे, किन किन के बीच देखी जा रही है टक्कर, वो भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किन किन के बीच प्रमुख टक्कर है इन 70 विधानसभाओं में, चाहे वो निर्दलीय हो। निर्दलीयों का उत्तर प्रदेश में देखें, बीजेपी 14, समाजवादी पार्टी 13, बीएसपी 13, ये रुझान है जी। उसी तरह पंजाब में हम देख रहे हैं 3 शिरोमणि अकाली दल, 2 आम आदमी पार्टी और 7 बीजेपी, ये रुझान है। ये बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा शशांक, हमें बार बार क्लियर करना पड़ेगा बिल्कुल कि ये रुझान है। अभी पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई है। बिल्कुल, अभी ये पोस्टल बैलेटों की गिनती शुरू हुई है। जिस तरीके से हमारे न्यूज एडिटर आपको बता रहे थे कि अभी ये नतीजे नहीं हैं, ये रुझान है पोस्टल बैलेट के। सबसे पहले आपको बता दें कि पोस्टल बैलेटों की गणना होती है, उसके बाद अलग रुख किया जाता है ईवीएम का, और अभी पहले या दूसरे राउंड की ये जो तमाम चल रहे हैं उसका ये रुझान आ रहे हैं। बीजेपी 2, साथ ही साथ कांग्रेस को 1 सीट दिखा रहा है। ये बढ़त हम बता रहे हैं आपको, ना कि ये सीटों के नतीजे हैं। ये बढ़त दिखाई जा रही है कि बीजेपी 2 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 1 सीट पर आगे चल रही है, और सबसे तेज, सबसे सटीक रुझान हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, और अलग अलग राज्यों के भी रुझान आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो टक्कर देखी जा रही थी, कांग्रेस सपा गठबंधन के बीच, वो भी दिखाते हुए आपको टेलीविजन स्क्रीन पर बीजेपी 15, एसपी 13, बीएसपी 13 और अदर 1 के साथ ये रुझान आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ पंजाब की बात करें तो सेड शिरोमणि अकाली दल को 2 सीटें मिल चुकी हैं, साथ ये रुझान है आपको हम बता रहे हैं। साथ ही साथ एनआईसी 6 सीटों पर आगे चल रही है। शुरुआती रुझान में कहीं ना कहीं जो रहता है लोगों के बीच क्रेज की, हम आगे भाग जाते हैं या फिर हम पीछे रह जाते हैं, पर उसके बाद जो स्थिति स्पष्ट हो जाती है, 10 या 11 बजे के बाद जो स्थिति स्पष्ट होगी, जो नतीजे, कुछ जगह जो सीटें हैं वहां के नतीजे भी आने शुरू हो जाएंगे कि कौन जीतता नजर आ रहा है, क्योंकि लीड का एक अंतर पता चल जाता है अगर 40,000, 10,000, 20,000 वोटों की लीड हो जाए तो। अरुण जी, देखिए शशांक, उत्तराखंड में उतने ज्यादा मतदाता नहीं है जितने उत्तर प्रदेश या पंजाब में है सीट के अंदर। उत्तराखंड में हमारे यहाँ कई सीटों पर 56,000 पोल हुआ है जी, कई सीटों पर 1 लाख से ज्यादा पोल हुआ है। निश्चित तौर पर वो समय लगेगा, उस नतीजों को कंपाइल करने में, उसको आने में समय लगेगा। लेकिन जब हम ये देख रहे हैं कि किसी उम्मीदवार को 7वें या 8वें राउंड में 30-40 हजार की लीड मिल जाती है तो निश्चित तौर पर उसका जीतना लगभग तय हो जाता है। फाइनल रिजल्ट क्या आएगा वो बात की बात है, लेकिन
उत्तराखंड में कई सीटों पर बहुत नजदीकी मुकाबला है, इसलिए निश्चित तौर पर अंतिम राउंड तक सांस अटकी रहेगी कई उम्मीदवारों की, क्योंकि आप एकदम नहीं देख सकते, एकदम पता नहीं लग सकता। जहां पिछले चुनाव में भी 500 सीटों से कम पर कई सीटों का निर्णय हुआ है जी, 500 वोटों से कम पर, तो वही स्थिति इस चुनाव में भी आने वाली है। कई सीटों पर बहुत नजदीकी मुकाबला होगा, तो कह सकते हैं अंतिम दौर तक वो मतगणना जाएगी। बिल्कुल, जिस तरीके से अगर मतदान भी जो हुआ है, परसेंटेज इतना ज्यादा भी नहीं था कि एक अंतर आए कि सर कहा जाता है अमूमन कि जो ज्यादा वोट ऑफ परसेंटेज जब ज्यादा हो जाता है तो इसमें ये रहता है कि जो रूलिंग पार्टी होती है उसके लिए खतरा होता है। पर उत्तराखंड में अमूमन देखा गया है 56, 57, 62 इधर तक ही आके मतदान अटक जाता है, क्योंकि अमूमन यहाँ के लोग बाहर भी हैं जो पलायन कर चुके हैं, तो वो भी वोट डालने नहीं आते हैं और ज्यादा लोगों को प्रवोक करने की कोशिश भी की गई कि आप आइए मतदान कीजिए, उसके बावजूद तब जाके ये आंकड़ा बढ़ा है। तो ऐसे में कह सकते हैं कांटे की टक्कर सूबे में। शशांक, इस बार जो मैदानी जिले हैं उनमें तो वोट परसेंटेज बढ़ा है जी। हरिद्वार की बात कर लें, उधम सिंह नगर की बात कर लें तो 70% से ऊपर इन जिलों में वोट हुआ है जी। लेकिन पहाड़ी जो जिले हैं जी उनमें वोट परसेंटेज घटा है जी। और अगर इन ऑल हम देखें तो पिछले साल से लगभग 1% कम पोल हुआ है जी। इसके बावजूद कि 7 लाख लगभग नए मतदाता जिन्होंने पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया, वो उन्होंने इस चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग किया, लगभग 7 लाख लोगों ने जी। लेकिन अगर हम बात करें टोटल की तो 1% कम हुआ है। अब शुरुआत में चुनाव आयोग ने ज्यादा आंकड़े दिए जी। 4 जिलों के जिलाधिकारी से जवाब तलब किया गया, निर्वाचन आयोग ने जवाब तलब किया कि आपने ये कैसे दे दिए, जबकि वो जो पोलिंग परसेंटेज है वहां घटा है जी। तो ये चीजें भी हुई है, उसकी वजह से इन ऑल जो पोलिंग परसेंटेज है वो कम हुआ है जी। और अभी हमको जी देखिए, अब पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो गई है जी। उसमें टाइम लगना है, क्योंकि एक जमाने में हमारा मतदान भी उसी प्रक्रिया से होता था जिस प्रक्रिया से आज पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है जी। पहले बैलेट पेपर ही होते थे, लेकिन चूंकि अब नतीजे इसलिए जल्दी आते हैं कि अब कहीं ना कहीं ईवीएम है। ईवीएम में रिजल्ट का बटन दबाना है और स्क्रीन पर आ जाएगा किस पार्टी को कितने वोट पड़े जी। अब वो पहले की तरह बैलेट पेपर के बंडल नहीं बनेंगे, अलग अलग नहीं किया जाएगा, लेकिन पोस्टल बैलेट की स्थिति में वो होगा जी। वो पोस्टल बैलेट के लिफाफे खोले जाएंगे, फिर उनके अलग अलग ढेर बनेंगे, किस पार्टी को कितने मिले, फिर वो गिने जाएंगे जी। उनके बंडल बनेंगे, तो उसी में टाइम लगना है। ईवीएम में टाइम बहुत ज्यादा नहीं लगना है, वो तो हमारे सामने नतीजा आ जाएंगे। और जो 3 जगह से पोस्टल बैलेट के हमारे पास नतीजे अब तक आए हैं जी, उनमें 2 जगह पे भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा वोट पड़े और 1 जगह पे कांग्रेस को पड़े। उत्तर प्रदेश में लगातार तेजी से जी रुझान, अब देखिए ये पोस्टल बैलेट का रुझान है उत्तर प्रदेश के अंदर भी। बिल्कुल, हम मणिपुर की बात करें, मणिपुर में भी पोस्टल बैलेट का रुझान है, तो तमाम जगहों पर वो रुझान आने शुरू हुए हैं पोस्टल बैलेट के। लेकिन अंतिम नतीजों के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, अंतिम नतीजों के लिए इंतजार भी करना होगा। जिस तरीके से अरुण जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि पोस्टल बैलेटों में समय लगता है और उसके बाद जो ईवीएम की गणना होगी वो बहुत तेजी से होगी। तो कह सकते हैं अरुण जी की 11 बजे बाद स्थिति थोड़ी और स्पष्ट होती नजर आएगी। लगभग 11 बजे के आसपास काफी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और 11 बजे तक ये भी निश्चित हो जाएगा कि जो अलग अलग प्रदेश हैं उनमें किसकी सरकार बनने जा रही है। मैं अलग अलग प्रदेश की बात इसलिए कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर, गोवा में भी उत्तराखंड के साथ चुनाव हुआ है। बिल्कुल, और अब उत्तराखंड के, क्योंकि हम उत्तराखंड में से चैनल चलाते हैं, उत्तराखंड में इसका प्रसारण करते हैं वेव के अलावा जो हम लोग नेट पे जा रहे हैं, और मेरे दर्शकों से कह रहा हूं कि अगर कहीं ये दिक्कत हो आपको कि आप सीधे सीधे टेलीविजन सेट के सामने ना बैठे हो, तो अपने मोबाइल को खोल लें। बिल्कुल, और snnlive.tv पर जाके लाइव टीवी पे आप क्लिक करेंगे तो हमारा चैनल आपको लाइव मिलेगा। और बिल्कुल, आप अगर सोशल मीडिया फेसबुक से भी जुड़े हैं तो आप फेसबुक पे भी लाइव देख सकते हैं और तमाम आंकड़े हम आपको अपडेट करते जा रहे हैं कि कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, क्योंकि ये शुरुआती रुझान है पोस्टल बैलेटों के और 5 राज्यों की गणना एक साथ आज हो रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड है। और ऐसे में शुरुआती रुझान आपको बता रहे हैं और लगातार आपको अपडेट करते जा रहे हैं कि कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे हो रहा है। किसी की भी सरकार बने अरुण जी, चुनौती क्या होगी सबसे बड़ी सूबे के लिए? निश्चित तौर पर देखो शशांक,
किसी भी प्रदेश के लिए सरकार बनना एक वजह हो सकती है, क्योंकि सरकार कामकाज चलाती है, बिल्कुल, सरकार नीति बनाती है, सरकार नीतियों को बनाकर उनको क्रियान्वित करती है। तो ये सरकार का काम होती है कि सूबे में कौन सी नीति बनेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो मुख्य मुद्दा है वो विकास ही होता है। और देखिए, अगर हम मूलभूत आवश्यकताओं की बात करेंगे जनता की, तो सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य, मूलभूत, ये 5 जो है थंब रूल है किसी भी प्रदेश के लिए, कि अगर इन 5 चीजों में उस प्रदेश में सरकार काम कर रही है तो वो सरकार को, उस प्रदेश को विकास की ओर बढ़ता हुआ माना जा सकता है। विकास की एक प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया, कभी खत्म नहीं होती। एक चीज पूरी होती है, दूसरी चीज करनी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रक्रिया को तेजी से चलाना अच्छी सरकारों की जिम्मेदारी है और उनका नैतिक कर्तव्य भी है। क्योंकि जनता ने अगर उनको वोट दिया है, किसी भी सरकार को बनाने के लिए वोट दिया है, तो इसलिए दिया है कि कहीं ना कहीं वो जनता की जो आकांक्षा है, जनता की जो उम्मीदें हैं, उस पर पूरा उतर सके। बिल्कुल, खरे उतर सके और उम्मीद लगा रही है जनता, इसीलिए मतदान को लेकर भी ये लोग आगे बढ़े, घर से बाहर निकले और चाहते हैं कि एक और सरकार मिले जो कि उनको सुरक्षित जीवन दे सके, उनकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी कर सके, जो कि सर आपने बताया है। अरुण जी, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, बड़ी जिम्मेदारियों के साथ कोई भी सरकार आएगी तो अहम मुद्दा रोजगार होगा युवाओं के लिए, क्योंकि पलायन जो है वो अहम मुद्दा रहा है। और इस बार जो चुनावी बात करें तो चुनावी मुद्दा भी कह सकते हैं पलायन रहा है। पहाड़ों में अगर कोई भी नेता गया हो, चाहे वो प्रधानमंत्री भी खुद क्यों ना गए हों, उन्होंने भी कहा कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी, पहाड़ को मुझे लौटानी है, रोकना होगा। देखिए, पहाड़ के पानी और जवानी को अगर हमने पहाड़ पे रोक लिया तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन रोकने के लिए हमें उन जगहों पर मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो देनी पड़ेंगी। मैंने अभी 5 चीजें बताई, लेकिन इन 5 चीजों के साथ अगर आपको गांव तक लोगों को रोकना है तो उनके गांव के आसपास रोजगार के अवसर सृजित करने पड़ेंगे। स्थिति ये हो रही है कि हमारे यहाँ गांव के गांव खाली हो रहे हैं, और इसीलिए अगर हम कुछ जगहों पर देखें, पोलिंग परसेंटेज में जो कमी आई है वो इसलिए भी है कि वहाँ के अधिकांश जो लोग हैं वो रोजगार की तलाश में मैदानी क्षेत्रों की तरफ, अन्य प्रदेशों की तरफ, अन्य जिलों की तरफ कूच कर गए हैं। बिल्कुल। और इसीलिए उन गाँव में कई गाँव ऐसे हैं कि जहाँ या तो बुजुर्ग बचे हैं, बिल्कुल, या कोई बचा ही नहीं है, गाँव खाली हो गया। और एक जमाने में जो वो ऐतिहासिक मकान होते थे उनके, आज वो टूट फूट गए हैं, जीर्ण अवस्था में हैं। और देखिए, एक चीज और मैं बोलूंगा कि ऐसे भी बहुत सारे लोग हुए हैं कि जो कहीं इस्टेब्लिश हो चुके हैं, बम्बई में इस्टेब्लिश हैं, दिल्ली में इस्टेब्लिश हैं, चंडीगढ़ है, लुधियाना है, चेन्नई है, या बेंगलोर में है, पहाड़ के लोग, लेकिन आज वो वापस आ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, और अपने मकान को ठीक करा रहे हैं। इसलिए ठीक करा रहे हैं कि साल का कुछ समय वो कम से कम उस जगह पे अपना जहां मूल स्थान है उसमें गुजार सके। लेकिन हमको, जो सरकार नहीं बनेगी, उसको इनको प्रोत्साहित करना होगा, अपनी जड़ों की तरफ लौटने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। उनके लिए वहां अवसर ढूंढने पड़ेंगे ताकि उनको रोजगार मिल सके, पैसा उन्हीं स्थानों के आसपास मिल सके। क्या अब जरूरत नहीं है, जिस तरीके से चुनावी मुद्दा रहा है अरुण जी, और हर किसी ने सवाल ये भी खड़े किए कि मैदानी भाग और पहाड़ी भाग, 2 हिस्सों का उत्तराखंड में कह सकते हैं एक संगम है, ऐसे में क्या जरूरत नहीं है पहाड़ के लिए अलग नीति की? बिल्कुल, मैं बिल्कुल मानता हूँ, पहाड़ के लिए अलग नीति होनी चाहिए। पहाड़ के लिए केवल नीति नहीं, पहाड़ के लिए औद्योगिक नीति अलग होनी चाहिए, स्वास्थ्य के लिए नीति अलग बननी चाहिए, शिक्षा के लिए अलग बननी चाहिए, तमाम चीजें, इनके लिए हमें अलग सोचना होगा। और सरकार को निर्णय लेना होगा कि आखिर आप किसी आदमी को गांव में रोकने के लिए कुछ तो प्रयास करेंगे, कुछ तो देंगे। जैसे हमारे यहाँ योजना बनी, गेस्ट हाउस स्कीम है कि आप अपने घर के कुछ कमरों को गेस्ट हाउस की तरह कर लीजिए। तो क्या आपने गेस्ट हाउस तो बनवा दिए, तो क्या वहां उनको रोजगार मिल रहा है? क्या लोग उनके पास जा रहे हैं, उनके घरों में ठहर रहे हैं? ये भी चीज है। अगर हम खंडूड़ी जी की बात करें, खंडूड़ी सरकार के समय हमारे पास एक नीति आई थी पहाड़ के लिए, उद्योग नीति। छोटे छोटे जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग हैं, जैसे कई ऐसे देश हैं दुनिया के अंदर जहां बहुत बड़ा पहाड़ी क्षेत्र है, और उन पहाड़ी क्षेत्रों में छोटे छोटे उद्योग
विकसित किए। अगर मैं आपसे बात करूं, अब आप ऋषिकेश से टिहरी के तरफ चलिए तो नागनी के आसपास की जो बेल्ट है, चंबा से नीचे वो पूरी बेल्ट जो है मौसमी सब्जियों के लिए विख्यात है। और दिल्ली से जो उसकी गाड़ी है मदर डेयरी की, वो आती है और उनका उत्पाद खरीद के वापस चली जाती है। वो दिल्ली में बिक रहा है, सारा सब्जी बिक रहा है, फूल बहुत बड़ी तादाद में बिक रहा है पहाड़ का, दिल्ली में या अन्य क्षेत्रों में। हम बात करें, फल बहुत ज्यादा तादाद में बिक रहा है। और हम तो पिछले दिनों डिबेट कर रहे थे कि उत्तराखंड शासन के अधिकारियों के नकारापन की वजह से उत्तराखंड का जो बहुत बढ़िया क्वालिटी का सेब है वो हिमाचल की पेटियों में पूरी दुनिया में बिक रहा है। पेटी हिमाचल की, सेब उत्तराखंड का, और फायदा किसको हो रहा है? हिमाचल को हो रहा है। उसका ब्रांड नेम बड़ा होता जा रहा है। ये हम तमाम आपको तस्वीरें लगातार अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जगह जगह मतगणना की और मतगणना की तैयारियों की। और आप ये देखिए, तमाम जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। बिल्कुल, कैंडिडेट या उसका चीफ इलेक्शन एजेंट और उसके काउंटिंग एजेंट के साथ प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के अधिकारी और पत्रकारों को विशेष पास से ही जाने दिया जा रहा है। और मतगणना स्थल पर मोबाइल भी बैन है। हाँ, पत्रकारों को मीडिया सेंटर तक मोबाइल ले जाने की सुविधा है, लेकिन मतगणना केंद्र के अंदर वो मोबाइल कोई नहीं ले जा सकता। अब हमारे स्क्रीन पर अगर आप देखें तो लगातार रुझान, बीजेपी उत्तर प्रदेश में 50 सीटों पर आगे चल रही है, पंजाब में कांग्रेस 17 सीटों पर आगे चली। आपको स्क्रीन पे लगातार रुझान दिख रहे होंगे। और उत्तराखंड के रुझान भी अब आने शुरू हो गए हैं, 3 सीटों के आ गए हैं। बाकी सीटों की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे जैसे पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी होगी, हमारे को वो रुझान मिल जाएंगे। बिल्कुल, और लगातार आपको हम राज्य अभिषेक दिखा रहे हैं आज की राज्य अभिषेक होगा किसका। दोनों बड़ी पार्टियां जीत के दम भर रही हैं और ऐसे में आज नतीजे का दिन है। जनादेश क्या होगा वो सर्वमान्य भी होगा और मानना भी पड़ेगा जो जनादेश होगा। और बात करें अलग राज्यों की तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बढ़त दिखती हुई नजर आ रही है। दूसरे नंबर में गठबंधन सपा और कांग्रेस का, और साथ ही साथ तीसरे नंबर पर बीएसपी नजर आ रही है। आरएलडी भी वहां पर सूची में नजर आई है, एक सीट के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो अभी कह सकते हैं कि खाता किसी ने नहीं खोला है, ये शुरुआती रुझान है जो पोस्टल बैलेटों के हैं। और धीरे धीरे समय बीतता जाएगा और स्थिति स्पष्ट होती जाएगी कि किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है। और अमूमन जो एग्जिट पोल के नतीजे आए थे उन्होंने बीजेपी को बढ़त दिखाई थी। पर अगर हम अपने नतीजों की बात करें, जो एग्जिट पोल हमने अपने दर्शकों को दिखाया था, उसमें हम आपको बता दें कि कांग्रेस को 29 से 31 सीटें मिल सकती है, बीजेपी 33 से 35 सीटों के साथ बढ़त बना सकती है सूबे में। साथ ही साथ अदर्स को 4 से 8 सीटें मिल सकती है। अदर्स में बीएसपी की अगर बात करें तो 2 से 3 सीटें बीएसपी को मिल सकती हैं। यूकेडी 0 से 1 खाता खोल भी सकती है और 1 सीट मिल भी सकती है, अभी नहीं मिल सकती। इंडिपेंडेंट जो अहम रोल रहा है अरुण जी, जिसकी हम बात भी कर रहे थे, 2 से 4 सीटों पर वहां पर रह सकते हैं। तो ऐसे में हर बार की तरह इस बार भी बड़ी पार्टियों को ताकना होगा निर्दलीयों की ओर कि आइए हमारे साथ सरकार बनाइए, या फिर पूर्ण बहुमत की सरकार। देखिए, अब ये परिणामों पर निर्भर करेगा शशांक कि परिणाम क्या आते हैं जी। हाँ, अलग अलग चैनल्स ने, अलग अलग अखबार ने, अलग अलग मैगजीन्स ने, अलग अलग वेब पोर्टल्स ने जी बहुत सारे सर्वे दिए हैं जी। निश्चित तौर पर मैक्सिमम सर्वे में, जो अधिकांश सर्वे हुए जी, उसमें उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का एक दावा किया गया है। और हमने भी सर्वे दिया, हम भी ये मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के नजदीक है जी। अब ये देखना होगा कि परिणाम जब आएंगे तो ये पता लगेगा कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, गोवा जी, इनमें मोदी फैक्टर ने कितना काम किया। क्योंकि लगातार सब जगह पर नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाला था प्रचार का, और वो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर इन प्रदेशों में गए थे। उत्तराखंड की बात करें तो चुनाव से पहले एक रैली देहरादून में की थी, और चुनाव के समय अगर हम देखें 10, 11, 12 फरवरी को, 10 फरवरी को, 11 फरवरी 4 रैलियां की है, जिसमें एक श्रीनगर में हुई, एक पिथौरागढ़ में हुई, एक रुद्रपुर में हुई और एक हरिद्वार में हुई। तो ये लगातार सूबे के 5 रैलियां, सूबे को सारी सीटों को कवर करने की प्लानिंग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाई थी, उस पर जनता ने कितनी मोहर लगाई है, ये हमको परिणामों के बाद पता लगेगा। अब आप देख लीजिए कि
हमारे पास रुझान आ रहे हैं जी। कि 5 सीटों के रुझान आए उत्तराखंड में, जिसमें से 3 पर बीजेपी आ गए, 2 पर कांग्रेस आ गए। ये पोस्टल बैलेट के नतीजे हैं, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। हम बार बार बता रहे हैं, अभी पहले राउंड में सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। जो हमारे सैनिक लोग हैं, जो सीमाओं पर तैनात हैं या कहीं दूर तैनात हैं और इस राज्य के रहने वाले हैं, उनको पोस्टल बैलेट भेजे जाते हैं। उसके बाद वो पोस्टल बैलेट कितने वापस आए, कई तो वापस भी आ गए, और कितने मोहर लग के उसको मतलब उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग करके वापस भेजा है, उनकी गिनती अभी चल रही है। बिल्कुल 70 में से 5 में से रुझान आपको बता रहे हैं, 3 में बीजेपी, 2 में कांग्रेस आगे चल रही है, और ये शुरुआती रुझान आपको बता रहे हैं। सीधा रुख कर लेंगे कांग्रेस भवन का। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, धीरज सजवाण। धीरज, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ माहौल देखा जा रहा है कांग्रेस भवन में? धीरज से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे। आपको बता दूं, जिस तरह से रुझान चल रहा है, अभी टीवी पे देख रहे हैं, हमारे चैनल में भी आ रहा है, और रुझान लगातार ले रहे हैं कांग्रेस के लोग, और कांग्रेस के लोग लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से रुझान आ रहे हैं। धीरज, आपकी आवाज आ रही है? धीरज, आपको बारी लगातार टीवी स्क्रीन पे नजर लगी हुई है, सबकी टकटकी जो है टीवी स्क्रीन पे है। 2-3 के आंकड़े में जो झूल रही है राजनीति, उस पर सबकी नजर लगी हुई है। हम आपको दिखाते हैं, लगातार कांग्रेस के नेता जो है वो बैठे हैं यहाँ पे, वो टीवी स्क्रीन पर टकटकी लगाए हुए हैं। और जो कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं जोत सिंह बिष्ट जी, उनसे हम जान लेते कि किस तरह के रुझान आ रहे हैं और क्या कुछ अनुमान वो लगा रहे हैं इस चीज को देखते हुए, और बात करने की कोशिश करते हैं। शशांक, अगर आप अनुमति दे तो मैं बिष्ट जी से उनका पक्ष जान लूं कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ वो। धीरज, हम आपको सुन रहे हैं। बिल्कुल शशांक, विजय क्या कहेंगे, किस तरह के रुझान आ रहे हैं, क्या कुछ कहना है आपका, क्या लग रहा है आपको? अभी तो पोस्टल बैलेट खुलने शुरू हैं, थोड़ा सा बीजेपी एक सीट पे आगे चल रही, क्या कहेंगे? देखिए, उत्तराखंड के चुनाव परिणाम में या किसी भी क्षेत्र में जब मतगणना होती है तो सबसे पहले पोस्टल बैलेट खुलते हैं और पोस्टल बैलेट में अब तक का जो ट्रेंड रहा वो कांग्रेस के पक्ष में कमजोर रहता है, लेकिन उसके बाद जो मशीनें खुलेंगी उस पर मतगणना शुरू होगी। तो निश्चित रूप से मेरा 2002 से लेकर के अब तक जो इस राज्य में चुनाव परिणाम का अनुभव है, कांग्रेस पार्टी इस 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। ये मैं पूरे दावे और विश्वास के साथ कह रहा हूँ। जी, रुझान को देखते हुए थोड़ा सा दिल की धड़कनें बढ़ी हुई क्या? बिल्कुल नहीं, हम आश्वस्त हैं इस रुझान से जो आ रहा है। इस रुझान से हम ये संकेत पा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। एक सवाल और पूछना है, क्योंकि शाम तक सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। निर्दलियों की किस तरह से भूमिका रहेगी, निर्दलियों के साथ किस तरह का आपका संपर्क बना हुआ है, या फिर क्या कुछ रहेगा सर? क्योंकि अगर गठजोड़ की अगर सरकार बनती है, जोड़ तोड़ की अगर सरकार बनती है, तो क्या रहेगी कांग्रेस की, प्लान बी क्या रहेगा? मेरा जो अब तक का पूरा अनुभव है उसमें पिछले 10 सालों में 2 सरकारें, एक कांग्रेस की, एक भाजपा की गठबंधन की सरकार रही, और इस समय उत्तराखंड के मतदाता ने गठबंधन की सरकार बनाने। सीधा रुक कर लेते हैं, हरीश रावत पूजा अर्चना कर रहे हैं, तस्वीरें उनके घर की आपको दिखा रहे हैं, और सीधी तस्वीरें देहरादून से आ रही हैं, और मुख्यमंत्री हरीश रावत पूजा अर्चना करते हुए इस वक्त। और आज नतीजे का दिन है, और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। मेरे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं कांग्रेस भवन से। आपसे यहां पर जानना चाहेंगे, जिस तरीके से धीरज, अमूमन देखा गया है कि शुरुआती रुझान के बाद ही कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिलता है, कांग्रेस भवन में वो जोश दिख रहा है कि नहीं? जी,
बिल्कुल, देखिए शशांक, अभी बिरज जी से हमने बात करी तो बिरज जी बिल्कुल अपनी जीत को लेकर अस्वस्थ हैं और इनका कहना है कि जिस तरह से लगातार हरीश रावत जी पिछले जो कांग्रेस कार्यकाल रहा है वो जनता के बीच में रहे हैं और उनका साफ तौर से कहना है कि जो कांग्रेस की बहुमत की सरकार आएगी और उन्हें किसी की सहायता, किसी बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके साथ साथ उनका कहना है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो उसके लिए भी इनकी पूरी रणनीति बनी हुई है। लेकिन शशांक, ये देखना जरूरी है कि किस तरह से राजनेताओं की और जो राजनीति जो कर रहे हैं लगातार उत्तराखंड में, उनकी टकटकी आज जो है टीवी स्क्रीन की ओर है। अपने व्हाट्सएप जो उनके मैसेज आ रहे हैं, जो अपडेट लगातार आ रही है मतगणना स्थल से, उसकी ओर लगातार उनकी अपडेट है और कहीं ना कहीं जो दिल की धड़कनें हैं शशांक, वो बढ़ी हुई है लगातार। जी शुक्रिया धीरज सजवाण, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, आप बने रहे मोर्चे पर। और आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगा अरुण जी, जिस तरीके से आपने भी सुना धीरज सजवाण कह रहे थे, अमूमन पार्टी कार्यालयों में रंगत कुछ और रहती है नतीजे के दिन, पर अगर उत्तराखंड की बात करें तो दोनों ही पार्टी कार्यालय अभी सूने हैं, हर कोई इंतजार कर रहा है। पक्की बात है। देखिए शशांक, नतीजे से बिल्कुल आपसे यहाँ पर जवाब लूंगा, उससे पहले कैंट से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें कैंट से, जहां पर देहरादून कैंट से बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। बीजेपी के हरबंस कपूर 904 वोटों से आगे चल रहे हैं। देहरादून कैंट से बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर आपको बता दें देहरादून से, जहां पर बीजेपी के हरबंस कपूर 904 वोटों से आगे चल रहे हैं। मतलब यहाँ पहले राउंड की मतगणना हो गई है और उसी के नतीजे हैं जहां पर हरबंस कपूर 904 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें देहरादून से, जहां पर कैंट से बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। बीजेपी के हरबंस कपूर 904 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें देहरादून से, जहां पर हरबंस कपूर 904 वोटों से आगे चल रहे हैं। और ये कैंट से बड़ी खबर आ रही है और बीजेपी के लिए राहत की खबर कह सकते हैं इसको, जहां पर बीजेपी के हरबंस कपूर 904 वोटों से आगे चल रहे हैं। और देहरादून कैंट से बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, कैंट सीट से बीजेपी के हरबंस कपूर 904 वोटों से आगे चल रहे हैं। और ये बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां पर कैंट विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। नासिर हुसैन हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। नासिर, आपसे यहां पर जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार रुझान अपने दर्शकों को बता रहे हैं, 5 में से 3 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी अभी तक आगे चल रहे हैं, जो रुझानों में साफ आया है, और कांग्रेस में 2, और ऐसे में कैंट से बड़ी खबर आ रही है जहां पर हरबंस कपूर आगे चल रहे हैं। नासिर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? और विजय मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। विजय, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हरबंस कपूर आगे चल रहे हैं, 1904 वोटों से वो आगे चल रहे हैं, कह सकते हैं राहत की खबर बीजेपी के लिए। विजय मिश्रा से हमारा संपर्क टूट गया है और उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां पर हरबंस कपूर आगे चल रहे हैं और साथ ही बीजेपी के प्रत्याशी ऋषिकेश से प्रेमचंद अग्रवाल वो भी आगे चल रहे हैं। और ये बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां पर हरबंस कपूर आगे चल रहे हैं। और दूसरी खबर है ऋषिकेश से, जहां पर प्रेमचंद्र आगे चल रहे हैं और बीजेपी प्रत्याशी हैं ऋषिकेश से। और ये राहत की खबर आती हुई बीजेपी के लिए, हरबंस कपूर 1904 वोटों से आगे चल रहे हैं और ऋषिकेश से प्रेमचंद अग्रवाल आगे चल रहे हैं। सरकार बनाएंगे और बहुत अच्छे बहुमत से बनाएंगे, इसका भी विश्वास। सर, जिस तरह से बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी, आप अकेले बिल्कुल मेहनत करते नजर आए, सब जगह घूमते नजर आए, उसका फल जनता देने वाली है। और क्या कहेंगे जिस तरह से जब जनता ही माझी बन जाए, जब जनता ही जो है खेवनहार बन जाए, जब जनता ही जो है सारथी बन जाए, तो जीत होती है। हम जैसे कमजोर लोग भी इस चुनाव को जीतेंगे, जिनके पास कोई साधन नहीं था, कुछ नहीं था जो है। और दूसरी तरफ महाबली, महापराक्रमी, महाभट्टारक, धनबली, बाहुबली, सभी तरीके के लोग थे, सत्ताबली जो है। लेकिन जनता हमारी खेवनहार थी, जनता सारथी थी और ये जीत जनता की जीत होगी। ये जीत कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जीत होगी, जिन्होंने बिना संसाधनों के चुनाव लड़ करके एक इतिहास बनाया है उत्तराखंड में।
बीजेपी अभी भी दावा कर रही है कि वो 50 से 55 सीटें ला रही है, 53 सीटें ला रही है। उनको 73 की बात करनी चाहिए, बल्कि एक आध और बढ़ सके तो उसकी भी बात करनी चाहिए। तो क्या कुछ आपको लग रहा है कि निर्दलीय भी जीत आएंगे? बाई चांस कभी ऐसा लगता है कि पूरा मेजोरिटी? देखिए, लोकतंत्र में जनता अथाह सागर की तरीके से है, वहां से कई तरीके के रत्न निकलते हैं, हर रत्न का अपना मूल्य है। यदि कांग्रेस सत्ता में है तो कांग्रेस का भी मूल्य है, प्रतिपक्ष का भी मूल्य है, निर्दलीयों का भी मूल्य, निर्दलीय भी जो है वो भी इसी समुद्र से निकले हुए रत्न हैं। आप कितनी सीटें मान के चल रहे हैं? कितनी सीटें आपको मिल रही हैं? मैंने जो दिल में सोचा, जिसको लेकर के कैंपेन किया, वो 45 सीटें से ऊपर की बात। निर्दलीय जो है वो भी संपर्क में है, जरूरत पड़ेगी तो? सब रणनीति की बातें होती हैं, हमारे सब दोस्त हैं, सब हमारे संपर्क में हैं और हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम अपने बलबूते पर सरकार बनाएंगे। आपको लगता है जिस तरह से बीजेपी ने आपके ऊपर हमला किया, 18 मार्च हो चाहे कुछ भी हो, वो कहीं ना कहीं आप उससे ऊपर निकल करके आ रहे हैं जनता के बीच में? आपने वो मैसेज पूरी देखिए, पूरी शक्ति बीजेपी ने हमको स्मैश करने में, खत्म करने में लगाई। मैं समझता हूं जनता हमारी रक्षक बनेगी और हम उभर करके ही नहीं आएंगे, बल्कि एक अच्छी सरकार देंगे, मजबूत सरकार देंगे। और हरीश रावत को सुन रहे थे आप, मुख्यमंत्री जो कि कहते नजर आए कि पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी हमारी और एक अच्छी सरकार और एक बेहतर सरकार देने के संकल्प के साथ वो फिर से सत्ता में आएंगे, लौटेंगे, वो ये कहते नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे साथ जुड़े और जिस तरीके से लगातार पल पल की अपडेट हम आपको देते जा रहे हैं और लगातार आपको बताते जा रहे हैं कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। साथ ही साथ शुरुआती रुझान आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार बने हुए हैं। यहां पर मुझे दीजिए इजाजत, क्योंकि मेरे सहयोगी अभिषेक सांडल्य आपको बताएंगे आगे मतगणना का हाल।